हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस जीके। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस 2026 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो 5 फरवरी शिफ्ट सी के इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन सेक्शन से होगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये एसएससी एमटीएस 2026 सीबीटी में हुआ था, तो ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल पैटर्न कंसेप्ट एक्चुअल एग्जाम से काफी क्लोज होता है। इस वीडियो में हम करेक्ट आंसर नहीं देखेंगे, बल्कि हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, ग्रामर रूल, वोकैबुलरी, एलिमिनेशन मेथड और एग्जाम्पल को भी समझेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में कोई कंसेप्ट पर अगर क्वेश्चन आता है तो उसे आप बिना कंफ्यूजन खुद सॉल्व कर पाओ। So if you are preparing for SOP, MTS, HSC, GD, CHSL, CGL, or any other competitive exam, make sure you watch this video till the end, because every single question is going to strengthen your English concept. अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने द प्रेफरेंस जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट और एग्जाम अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। So without wasting any more time, let's get started with our first question. Question number 1. Which of the following item given in the alternative has the meaning? Indicate an opinion by being present or absent. Vote with one's pocketbook. Option number B, vote into law. Option number C, vote with one's feet. Option number D, vote with one's wallet. वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें से कौन सा आइटम ये दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति, ये लिखा ना, इंडिकेट एन ओपिनियन बाय बीइंग प्रेजेंट और अपसेंट, जब कोई व्यक्ति उपस्थित रहकर या किसी जगह को छोड़कर अपनी राय व्यक्त करता है। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो इसमें जो पहला ऑप्शन लिखा है, वोट विथ वन पॉकेट बुक, उसका मतलब होता है कि पैसे खर्च करने की क्षमता, मीन्स अपनी खरीदी के जरिए किसी प्रोडक्ट या कंपनी का समर्थन करना। तो ये ऑप्शन नंबर सही तो ठीक नहीं लग रहा है। बी वाला देखते हैं, वोट इनटू लॉ, इट मींस किसी बिल को वोट करके कानून बनाना। अगर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, वोट विद वन स्पीड, इसका मतलब है अपनी अनुपस्थिति या उपस्थिति में राय व्यक्त करता। ये थोड़ा सा सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, वोट विद वन वॉलेट, इट मीन पैसे खर्च करके किसी को सपोर्ट करना या हाँ, किसी का समर्थन करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट फिट बैठता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। वोट विथ वन स्पीड, एक्सप्रेस ओपिनियन बाय लीविंग और स्टेइंग अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम। टॉट डेज टू इट। ऑप्शन नंबर ए स्लोली, ऑप्शन नंबर बी लेटर, ऑप्शन नंबर डी आफ्टर द केस इज ओवर, ऑप्शन नंबर डी इमीडिएटली। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। ये जो लिखा हुआ है ना, टॉट डेज टू इट, ये एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है। एसएससी में कई बार ऐसे फॉरेन एक्सप्रेशन भी पूछता है, इसका मतलब होता है इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द कंट्रीज हेजेमनी इन द रीजन वाज चैलेंज्ड बाय द राइजिंग पावर ऑफ द नेशन। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हेजेमनी लिखा हुआ है अंडरलाइंड, इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। चारों ऑप्शन में अलग अलग स्पेलिंग लिखे हुए, अगर ये स्पेलिंग करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर डी, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, ऑप्शन जो है सही होगा। वीडियो को पॉज करके स्पेलिंग चेक करिए। हेजेमनी मीन्स होता है लीडरशिप, डोमिनेंस या सुप्रीमेसी, मतलब प्रभुत्व या वर्चस्व। इस सेंटेंस का मतलब है कि द कंट्रीज हेजेमनी इन द रीजन वाज चैलेंज्ड बाय द राइजिंग पावर ऑफ नेबर। उस क्षेत्र के देश के प्रभुत्व को पड़ोसी देश की बढ़ती ताकत ने चुनौती दी। ऑप्शन, अगर आप स्पेलिंग देखोगे हेजेमनी की सही स्पेलिंग, तो हेजेमनी की जो सही स्पेलिंग होती है वो ऐसे HEGEMONY, ये ऊपर में HEGOMONEY लिखा है, जबकि MONY होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बाकी सारे स्पेलिंग जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, when historic reaction to the minor criticism made the situation much more dramatic। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ये जो हिस्टोनिक हुआ है, इसकी अलग अलग स्पेलिंग दी हुई है, आपको करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है वो बतानी है, और अगर ये स्पेलिंग सही है तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा।
वीडियो को पॉज करके स्पेलिंग चेक करिए। इस सेंटेंस में जो लिखा ना हिस्ट्रियोनिक, इट मीन्स इसका मतलब होता है ओवर ड्रामेटिक, जरूरत से ज्यादा नाटकीय व्यवहार करना। इस सेंटेंस में लिखा हुआ हर हिस्टोरिक रिएक्शन टू द माइनर क्रिटिसिज्म मेड द सिचुएशन मच मोर ड्रामेटिक। छोटी सी आलोचना पर उसका बहुत ज्यादा नाटकीय रिएक्शन जो है पूरे माहौल को और ज्यादा ड्रामेटिक बना देता है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हिस्टोरिक की जो सही स्पेलिंग होती है वो है ऑप्शन नंबर बी, HHISTRIONIC। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चूज द करेक्ट साइनोनियम ऑफ द बोल्ड वर्ड। बोल्ड वर्ड, the company invested a considerable amount of money in the new project। इसमें जो बोल्ड वर्ड दिया हुआ है वो ये कंसिडरेबल है। कंसिडरेबल अमाउंट मनी इन द न्यू प्रोजेक्ट। अब इसका आपको कंसिडरेबल का साइनोनियम बताना है, टेनी, सिग्निफिकेंट, लिमिटेड और डिफरेंशिएट। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। ये जो कंसिडरेबल लिखा है इसका मतलब होता है लार्ज या फिर क्वाइट अ लॉट, तो मतलब काफी अधिक या महत्वपूर्ण। इस सेंटेंस में लिखा है कि कंपनी इन्वेस्टेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी इन द न्यू प्रोजेक्ट। कंपनी ने नए प्रोजेक्ट पे काफी बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है। अब अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ लिखा है टाइनी, टाइनी मीन्स बड़ा, बहुत छोटा। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, और लार्ज या फिर कंसिडरेबल भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये कंसिडरेबल का करेक्ट साइनोनियम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लिमिटेड देखेंगे तो लिमिटेड मीन्स होता है सिमिल, और डिफरेंशिएटेड मीन्स अंतर करना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैच द वर्ड विथ इट क्लोजेस्ट साइनोनियम। ये जो वर्ड दिया है अम्यूजमेंट, ऑप्शन दिया है बोरडॉम, एंटरटेनमेंट, कंफ्यूजन या फिर एंगर। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया अम्यूजमेंट का सबसे क्लोजेस्ट साइनोनियम, यानी समान अर्थ देने वाला आपको शब्द जो है चूज करना है। सबसे पहले अम्यूजमेंट जो लिखा है इसका मतलब समझते हैं। अम्यूजमेंट मतलब होता है फन, जॉय, इंजॉयमेंट या इंटरटेनमेंट। इंजॉयमेंट और इंटरटेनमेंट भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। ये जो बोर्डोम लिखा है, बोर्डोम का मतलब होता है उब जाना या फिर बोरियत। इसकी जो है अम्यूजमेंट का बिल्कुल अपोजिट है, एंटोनियम हो सकता है। बाकी एंगर मीन्स गुस्सा करना, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन भी तो करेक्ट आंसर नहीं है, उलझना, उलझन, कंफ्यूजन मीन्स उलझन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू कंसंट्रेट। ऑप्शन नंबर ए फोकस, ये तो साइनोनिम हो जाएगा। कंसोलिडेट, ऑप्शन नंबर सी असेंबल, ऑप्शन नंबर डी डिस्पर्स। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लें। ये जो लिखा हुआ है कंसंट्रेट, कंसंट्रेट मतलब होता है किसी एक जगह या काम पर पूरा ध्यान लगाना। अगर आप ऑप्शन देखोगे ये जो फोकस लिखा है, फोकस मतलब भी होता है ध्यान केंद्रित करना, ये इसका साइनोनियम हो सकता है लेकिन एंटोनियम्स नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर बी, ये जो कंसोलिडेट लिखा है ये देख लेते हैं। कंसोलिडेट मीन्स मजबूत करना या एक साथ जोड़ना, ये भी अपोजिट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर सी असेंबल करना, असेंबल मीन्स इकट्ठा करना, ये भी अपोजिट नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी अगर डिस्पर्स देखोगे तो डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना, चारों तरफ फैला देना, ये कंसंट्रेट का बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जैसे कि डिस्पर्स को आप ये भी बोल सकते हो स्प्रेड या स्कैटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Choose the word that is most opposite in the meaning to colorful. Option number A vivid, option number B monochrome, option number C radiant, option number D vibrant. वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से ट्राई करिए। अगर आप ऑप्शन पे देखोगे कलरफुल का जो है आपको अपोजिट, मोस्ट अपोजिट बताना है, तो ऑप्शन देखोगे विविड, विविड मीन होता है चमकीला या फिर जीवान, ये कलरफुल से जो है ये मिलता जुलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देते हैं मोनोक्रोम। मोनोक्रोम का मतलब होता है कि कोई एक ही रंग या फिर एक ही रंग वाला, ब्लैक एंड व्हाइट, ये कलरफुल का जो है अपोजिट हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं रेडियंट।
रेडियंट मतलब भी होता है चमकदार और विब्रेंट मतलब भी होता है बहुत चमकीला या रंगीन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मोनोक्रोम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनो मीन्स होता है जैसे मोनोक्रोम हम लिखोगे ना, तो मोनो मीन्स वन और क्रोम मीन्स कलर, वन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चूज द वर्ड दैट इज एंटोनियम ऑफ ग्लैंस। ऑप्शन नंबर ए पीक्ड, ऑप्शन नंबर बी स्टेयर्ड, ऑप्शन नंबर बी स्किम्ड, ऑप्शन नंबर डी पीप्ड। वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। पहले ग्लैंस ये जो लिखा हुआ है ना, पहले इसका मतलब समझते हैं ग्लैंस मीन्स होता क्या है। ग्लैंस का मतलब होता है किसी चीज को एक बार या बहुत जल्दी देखना। किसी चीज को एक बार बहुत जल्दी देखना, इसका अपोजिट अगर आप ढूंढोगे तो ये लिखा हुआ है पीक। पीक का मतलब होता है चिपकर या हल्का सा देखना, ये अपोजिट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। स्टेयर्ड का मतलब देखोगे तो स्टेयर्ड मीन्स होता है किसी चीज को लंबे समय तक लगातार देखना, घूरना। ऑप्शन नंबर स्कीम्ड अगर आप देखोगे तो स्कीम्ड का मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ना या देखना, और पीप्ड मीन्स होता है झांकना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी स्टेयर जो होगा इसका सही आंसर होगा। ग्लांस का मतलब होता है जैसे क्विक लो, स्टेयर का मतलब होता है लॉन्ग क्विक लो, ये इसका एंटोनियम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Choose the most suitable one-word substitution for the following. A government ruled by military. Option number A, dictatorship. Option number B, aristocracy. Option number C, theocracy. Option number D, junta. वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है गवर्नमेंट रूल्ड बाय मिलिट्री, ऐसी सरकार जैसे मिलिट्री यानी सेना चलाती है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ये लिखा है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, जहां पूरा शासन एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। तो अगर इसका एग्जांपल लोगे डिक्टेटर रूल्स द कंट्री, यहाँ मिलिट्री की बात नहीं हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है। ये एरिस्टोक्रेसी देख लेते हैं। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन या अमीर वर्ग द्वारा शासन, मीन रूल बाय नोबल नोबल। ऑप्शन नंबर बी भी जो है गलत है। अगर थियोक्रेसी देखोगे तो इसका मतलब होता है धार्मिक नेताओं द्वारा चलाया गया शासन, रूल बाय रिलीजियस लीडर। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और जुंता अगर देखोगे तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट रूल बाय मिलिट्री ऑफिसर, यानी सैन्य अधिकारों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Choose the most suitable one-word substitution for the following. A person who studies fossils. Option number A, archaeologist. Option number B, paleontologist. Option number C, geologist. Option number D, historian. वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जो व्यक्ति फॉसिल्स का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं। तो फॉसिल आपका मतलब तो जानते हो कि प्राचीन पौधे और जानवर के अवशेष जो लाखों वर्षों तक चट्टानों में सुरक्षित रहते हैं। अगर ऑप्शन आप देखोगे तो ये लिखा है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो होती है वो पुरानी सभ्यताओं और ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। पैलेंटियोलॉजिस्ट अगर देखोगे तो ये पैलेंटियोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो फॉसिल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा। जियोलॉजिस्ट का अगर आप देखते हो तो जियोलॉजिस्ट होता है रॉक अर्थ और मिनरल का अध्ययन करने वाला। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी इतिहास का अध्ययन करने वाला हिस्टोरियन, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी पैलेंटियोलॉजिस्ट जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन क्वेश्चन अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू four parts and given in the alternative B, C, D. There is no error. There's an error in one part. Choose the alternative containing that part of the sentence that has the error. Choosing the alternative with the error will be answer. The poet longed over the bygone days and mused over the time spent with friends and relatives. Option number A, the poet longed over the. Option number B, bygone days and mused over the. Option number C, time spent with. Option number D, friends and relatives. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए।
अगर आप सेंटेंस को देखोगे तो इसमें लिखा है द पोएट लॉन्ग्ड ओवर द बायगॉन इवन मस्ट ओवर द टाइम स्पेंट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। इसका सेंटेंस का मतलब होता है कि कवि अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था और दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ बिताए गए समय के बारे में सोच रहा था। अब इसमें एरर क्या है? सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग्ड ओवर, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में लॉन्ग के साथ हमेशा और यूज होता है। हमेशा हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज की बहुत इच्छा करना या उसको याद करना। जबकि ये जो लिखा है न्यूज, जैसे कि ये भी एक सही फ्रेज है इंग्लिश का, न्यूज ओवर, इट मीन्स गहराई से सोचना। इसीलिए जो एरर है सिर्फ ये लॉन्ग ओवर वाले में है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनना चाहिए, द पोएट लॉन्ग फॉर द बायगॉन डेज एंड द मस्ट ओवर द टाइम स्पेंड विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वो भी सेम है, आपको एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। इट वॉज रूड अबाउट द प्रोफेसर्स डॉटर टू हैव रिजेक्टेड द रेड रोजेस विच वॉज बींग गिवन बाय द यंग स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए इट वॉज रूड अबाउट द, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर्स डॉटर टू हैव, ऑप्शन नंबर सी रिजेक्टेड द रेड रोजेट विच हैव वॉज, ऑप्शन नंबर डी बींग गिवन बाय द यंग स्टूडेंट। वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है इट वॉज रूड अबाउट द प्रोफेसर्स डॉटर टू हैव रिजेक्टेड द रेड रोजेस विच वॉज बीइंग गिवन बाय द यंग स्टूडेंट। मतलब प्रोफेसर की बेटी का उस लाल गुलाब को ठुकराना जो एक यंग स्टूडेंट ने उसे दे रहा था, वो अशिष्ट था, रूड था। अब एरर कहाँ है? ऑप्शन में देखते हैं। सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ इट वॉज रूड अबाउट, इट वॉज रूड अबाउट, लेकिन ग्रामर में जब हम किसी व्यक्ति के बिहेवियर की बात करते हैं तो बोलते हैं इट इज रूड ऑफ समवन टू, इट इज रूड ऑफ समवन टू। यानी रूड के साथ हमेशा ऑफ आता है, अबाउट नहीं आता, इसलिए आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा इट वॉज रूड ऑफ द प्रोफेसर डॉटर टू हैव रिजेक्टेड द रेड रोजेस विच वॉज बींग गिवन बाय द यंग स्टूडेंट। अगर आपको जैसे कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन होते हैं जैसे काइंड ऑफ, नाइस ऑफ, क्लेवर ऑफ, रूड ऑफ, पोलाइट ऑफ, इन सब के साथ हमेशा जो है ऑफ आता है। काइंड, नाइस, क्लेवर, रूड, पोलाइट, इन सब के साथ जो है ऑफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Select the correct alternative to fill in the blank with the correct preposition in the following sentence. The teacher is competent dash grammar or in on about। वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से ट्राई करिए। ये जो सेंटेंस लिखा है टीचर इज कॉम्पिटेंट डैश ग्रामर, इसका मतलब होता है कि टीचर जो ग्रामर में स्किल्ड है। ये जो कॉम्पिटेंट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्किल्ड, निपुण। कैपेबल भी बोल सकते हो, इफिशिएंट भी बोल सकते हो, यानी किसी काम को बहुत अच्छी तरीके से करने में सक्षम होना। अगर आप ऑप्शन को ध्यान दोगे तो ऑप्शन ए में लिखा है ऑफ, कॉम्पिटेंट के साथ जो है कॉम्पिटेंट के साथ ऑफ नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है इन। जब हम सब्जेक्ट फील्ड या एरिया में स्किल की बात कर रहे होते हैं तब हम कहते हैं कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश, कॉम्पिटेंट इन मैथमेटिक्स और कॉम्पिटेंट इन ग्रामर। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ऑन भी गलत है और यहाँ पे अबाउट भी गलत है। अगर आपको जैसे कि कुछ एग्जाम बूस्टर दो ना तो गुड एट और एक्सपर्ट इन और कॉम्पिटेंट इन, स्किल्ड इन और लास्ट में है इंटरेस्टेड इन।
इंटरेस्टेड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द, इसमें भी करेक्ट प्रपोजिशन फाइंड आउट करना है। द यंग मैन एग्री डैश द प्रपोजल ऑफ द ऑफिसर ऑन विथ इन टू। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है द यंग मैन एग्रीड द प्रपोजल ऑफ द ऑफिसर, मतलब ये जो युवक है दादे के प्रस्ताव से सहमत हो गया। अब रूल समझिए, इंग्लिश में दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एग्री विद पर्सन और एग्री टू प्रपोजल, प्लान या सजेशन। इंग्लिश में दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ये है एग्री विथ प्लस पर्सन, या फिर एग्री टू प्लान, इसे प्रपोजल भी कह सकते हैं और सजेशन भी कर सकते हैं। एग्री विथ के साथ पर्सन आता है, आई एग्री विथ माई टीचर। और जबकि यही दूसरा देखोगे आप, एग्री टू आता है तो टू के साथ हमेशा प्लान लगेगा, नहीं तो प्रपोजल लग सकता है, नहीं तो सजेशन लग सकता है। जैसे आई एग्री टू योर प्रपोजल, अगर आप इसीलिए यहाँ पे जो सही प्रिपोजिशन होगा ये ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैन एग्रीड टू, ऑप्शन नंबर डी, टू द प्रपोजल ऑफ द ऑफिसर। और यहीं अगर कोई पर्सन की बात होती तो हम लोग विथ लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द करेक्ट, इसमें भी आपको करेक्ट प्रपोजिशन फाइंड आउट करना है। सिरीसा बाल डैश क्लीनिंग द बाथरूम फ्लोर, ऑप्शन नंबर ए, इन, फॉर, अगेंस्ट, एट। वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करिए। ये जो बाल्क लिखा है ना, इट मीन होता है हिचकिचाना, मना करना या पीछे हट जाना। आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है शिरीषा बाथरूम साफ करने में हिचकिचाई। इंग्लिश में फिक्स एक्सप्रेशन है, जैसे कि बाल के साथ एट लगता है। बाल के एट का मतलब होता है टू हेजिटेट और रिफ्यूज टू डू समथिंग। इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो एट बनेगा, बाल के एट, जैसे सिरीसा बाल के एट क्लीनिंग द बाथरूम फ्लोर, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपको सेंटेंस दे दिया गया, इसमें S1 और S2 जो है फिक्स है, बाकी A B C D को आपको रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाना है। आपका सेंटेंस जो है यहाँ से स्टार्ट है। S1, Odette continued to look out of the window, ऑप्शन ये A है। It fell near the feet of the singer who, raising his eyes and seeing the fair hair of the girl, kissed her sprig and turned away through he stopped at every step to look back. B. She gave thanks to heaven. She knew why not. She knew not why. She felt happy, though she did not suspect the reason of her happiness. C. She let slip the flower from her hand, still wet with her tears. Option number D. D segment. After he had disappeared, Odette went to her prie-dieu and prayed a long time. S2. And the night she dreamed a beautiful dream. CADB, DACB, ACBD और CADA, CBDA। वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से ट्राई करिए, रीअरेंज करिए, फिर सोल्यूशन देखिएगा। पैरा जंबल में सबसे पहले स्टोरी का फ्लो समझना होता है। ये जो S1 लिखा हुआ है, S1, ऑडेट कंटिन्यू टू लुक आउट ऑफ द विंडो, यानी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। अब आगे कौन सा सेंटेंस आएगा? सबसे पहले आप ये सी देखो, she let slip the flower from her hand, she went with her tears। ये सेंटेंस सीधे ऑडिट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सबसे पहले यही आएगा, ऑप्शन नंबर S1 के बाद। S1 तो आगे ही रहेगा, उसके बाद C, फिर आएगा आपका A, it will near the feet of the singer who, raising his eyes, seeing the fair hair of the girl, kissed the sprig, turned away through he stopped at every step to look back। अब फ्लावर नीचे गिरा और सिंगर के पैर के पास पहुंचा, इसीलिए लॉजिकली सी के बाद आएगा। अब डी अगर आप देखते हो, डी में लिखा है आफ्टर ही डिसअपियर्ड ऑडेट वेंट टू हर प्रीड्यू एंड प्रेड अ लॉन्ग टाइम, यानी आफ्टर ही डिसअपियर्ड यानी सिंगर अब जा चुका है, अब ऑडेट प्रार्थना करने चली जाती है। ऑप्शन नंबर CAD, डी।
फिर आखिरी में ये आएगा बी, शी गिव थैंक टू हेवन, शी न्यू व्हाई नॉट, शी फेल्ट हैप्पी थ्रू शी डिड नॉट सस्पेक्ट द रीजन ऑफ हर हैप्पीनेस। अब उसके मन में फीलिंग बताई गई है, वो खुश थी लेकिन उसे उसका कारण नहीं पता था। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर ये बी सेगमेंट के बाद S2 जो है वो परफेक्टली फिट बैठता है। एंड दैट नाइट शी ड्रीम्ड अ ब्यूटीफुल ड्रीम। ये सीक्वेंस सही है आपका, CADB ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये तो और बड़ा है। अच्छा, ये भी वही पैराजम्बल वाला क्वेश्चन है। S1. Thereupon Asira tore a piece of his much-worn blue turban and gave it to Adinda to keep as pledge, and then left her and Badior. Segment A. He had never before seen the like of. Segment B. He walked many days, passing through Rankas, belonging yet not yet capital of Lebak, through Gonog, the home of assistant resident, and the next day he came to Parmarang, which lies in the garden. Segment C, he remained there a day because he was tired, but in the coolness of the night he went his way, and the following day arrived at Tengerang. Segment D, the day after he came to Serang and was astonished to the magnificence and the size of place and the number of tiled stone houses. S2, there he bathed in the river and rested at the home of the acquaintance of his father, who showed him how to make straw hats like those from Manali. ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अरेंज करिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे जो सबसे पहले S1 पढ़ते हैं, इससे ये जो S1 लिखा हुआ है, देयर अपॉन सल्ता tore a piece of his much worn blue turban and gave it to Adinda to keep his pledge, and then he left her as Badior। इससे हमें ये पता चलता है कि कहानी जो है यहाँ से शुरू होती है S1 से। अब हमें ABCD को सही जो है क्रम में आपको लगाना है। अगर आप सबसे पहले B को पढ़ोगे, ही वॉक्ड मेनी डेज, तो इससे आपको ये पता चलता है कि आगे की जो घटनाएं हैं ये यहीं से शुरू होती हैं, इसलिए S1 के बाद आएगा B। फिर उसके बाद आप D पढ़ेंगे, द डे आफ्टर he came to Sarang was astonished at the magnificence and the size of place and the number of tiled stone houses। इसमें लिखा है द डे आफ्टर, यानी बी के बाद अगले दिन की घटना बताई जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आएगा, ये डी आएगा, ऑप्शन नंबर बी के बाद डी आएगा। अगर आप नेक्स्ट पढ़ोगे, ये ए, ही हैड नेवर बिफोर सीन द लाइक, इसमें ये पिछले सेंटेंस में बताए गए शानदार जो सिरंग पर प्रतिक्रिया है, इसलिए डी के बाद जो है हमारा ए आएगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा है सी में लिखा है, क्योंकि इनमें फिर से आगे की ये जो यात्रा के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा ही रिमेन्ड 3 अ डे, फिर इसलिए ऑप्शन नंबर BDA के बाद सी आएगा, फिर S2 जो है यहाँ पे आएगा। आपका करेक्ट वो जो बनेगा सीक्वेंस BDAC बनेगा, BDAC ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट आफ्टर, देन एंड फाइनली, इन सभी पर ध्यान देंगे तो आप सही सीक्वेंस को जो है निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। A part of the following sentence is underlined. Choose the option that can replace the underlined part to improve the sentence. If you feel option A, B, C, D do not improve the sentence, then choose the option D, no improvement required. After reviewing the proposal, the team decided to proceed forward with the project, confident that it would meet the company's goal. Option number A, the team decided to proceed forth with the project. Option number B, the team decided to proceed with the project. Option number C, the team decided to proceed onwards with the project. Option number D, no improvement required. यहाँ अगर आप क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछा गया। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है प्रोसीड फॉरवर्ड। यहाँ पर प्रोसीड फॉरवर्ड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, इसीलिए फॉरवर्ड में अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसे ग्रामर में जो है रिडंडेंसी कहते हैं, यानी एक ही मीनिंग का 2 बार बोल देना। इसलिए जो आपका सही सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा कि द टीम डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट। बाकी ऑप्शंस अगर देखोगे तो प्रोसीड फोर्थ, प्रोसीड विद और प्रोसीड ऑनवर्ड।
प्रोसीड विथ, प्रोसीड ऑनवर्ड, तो ये टू प्रोसीड विथ जो है ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी सेम है, ये पार्ट अंडरलाइन है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए वही आपको बताना है, रिक्वायर है कि नहीं रिक्वायर है। Since the people who gave me a ride decided to leave the concert early, so I had to take a bus home. Option number A, so I had taken a bus home. Option number B, I had to take a bus home. Option number C, so I had to get a bus home. Option number D, no improvement required. क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है सिन और यहाँ लिखा है सो, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का ये रूल कहता है कि सिंस और सो दोनों एक साथ नहीं आते, क्योंकि दोनों ही कारण या रीजन बताने का काम करते हैं। हम बोलेंगे सिंस द पीपल हु गिव मी अ राइड डिसाइडेड टू लीव अर्ली, आई हैड टू टेक अ बस होम। या फिर बोल सकते हैं कि द पीपल हु गिव मी अ राइड डिसाइडेड टू लीव द बस लीव द कंसर्ट अर्ली, सो आई हैड टू टेक अ बस होम। सिंस और तो एक साथ नहीं लगते। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन ए में सो आई हैड टेकन अ बस, इसमें जो टेंस बदल दिया है इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, आई हैड टू टेक अ बस होम, यानी सो को इस क्वेश्चन में हटा दिया है। ऑप्शन नंबर सी देखोगे, सो आई हैड टू गेट अ बस होम, ये ऑप्शन जो है मीनिंग बदल दे रहा है, और नो इंप्रूवमेंट की तो रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब आपको ये पैराग्राफ दे दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, मीनिंग समझनी है, और आगे के जितने भी क्वेश्चन है 21 टू 24 वो आपको इसी क्वेश्चन के इसी पैराग्राफ से जो है पढ़ के सॉल्व करना है। पैराग्राफ देख लेते हैं क्या लिखा है। क्लाइमेट चेंज हैज कम टू डिफाइन द 21st century and not merely an environmental issue. It is equally a social and ethical challenge. Scientific evidence make it clear that human lies at the heart of rising global temperature. Yes, the effects of this crisis are far from evenly shared. Communities that have contributed least to greenhouse gas emission often suffer the most through displacement, food insecurity, and the erosion of livelihood. This uneven burn brings questions of climate justice and global responsibility to the forefront. Progress, however, remains slow. Political hesitation and strong economic interest still slow down real action, which lead to public frustration and less trust in the instruction meant to handle the crisis. Because of this, we cannot rely only on technology to solve climate change. We need a shared moral commitment, policies that included everyone and are fair, and a major change in developmental priorities so that long-term sustainability come before short-term profit. स्टूडेंट अब जो है रीडिंग का प्रेजेंट जो हमने शुरू किया है, इसमें जो पहले पैसेज का जो मेन आइडिया जो है समझ लेते हैं। अगर पैसेज समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन जो है अपने आप जो है सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन में क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया गया है। पैसेज में कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो सिर्फ एक समस्या नहीं है, इन्वायरमेंटल समस्या नहीं है, बल्कि ये सोशल और एथिकल इशू भी है। साइंटिफिक एविडेंस ऐसा बताते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज और पोल्यूशन, जैसे पोल्यूशन हो गया, ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो गया, या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, ये इसका सबसे बड़ा रीजन है। पैसेज में ये भी बताया जाता है कि देशों और जिन देशों में क्लाइमेट चेंज में सबसे कम योगदान दिया है, वही लोग इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है झेल रहे हैं। अगर आप आगे पढ़ोगे तो ये लिखा है कि पॉलिटिकल हेजिटेशन मीन्स और पावरफुल इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बहुत बड़ी बाधाएं बन रही हैं। आगे पैसेज में अंत में जो लास्ट का जो हमारा पैसेज है, इसमें हमें ये संदेश देता है कि केवल बस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करने से ही काम नहीं चलेगा, हमें हम सभी लोगों की भागीदारी, फेयर पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान देना होगा। अब इस क्वेश्चंस पे जो भी इसी पैसेज के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड है उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, why is the climate change considered more than an environment issue?
Option number A, it is also a social ethical issue that affects justice as responsibility. Option number B, it is only affect ecosystem and does not impact human societies. Option number C, it is just about scientific debates and technology. Option number D, it is only about economic growth and industrial development. वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्लाइमेट चेंज को केवल एनवायरमेंटल इशू क्यों नहीं माना जाता है। अगर आप देखोगे तो पहले पैसेज की हमारी यही पहली लाइन ही यही थी, क्लाइमेट चेंज इज इक्वली सोशल एंड एथिकल इशू। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, which communities suffer most from climate change impact? Option number A, wealthy nation with advanced technology. Option number B, those that contributed least to greenhouse gas emission. Option number C, industrialized countries with high carbon footprint. Option number D, urban populations and developed economy. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन में बोला है कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है। तो पैसेज में ये लिखा हुआ था कि कम्युनिटीज दैट हैव कंट्रीब्यूटेड लीस्ट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन ऑफन सफर द मोस्ट, मतलब कि जिन लोगों ने पॉपुलेशन सबसे कम किया वही सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नेम वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टेकल to advancing effort to counter climate change. Option number A, option number A, global unity and support for sustainability for all nations. Option number B, widespread adoption of renewable energy resources or green technology. Option number C, political hesitation and powerful economic interests that favor short-term gains. Option number D, open government and climate policies that included everyone across all sectors. वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। हमें पता था, वो जो पैसेज में हमारे लिखा था कि पॉलिटिकल हेजिटेशन एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टिल स्लो रियल एक्शन, मतलब कि सरकारों की हिचकिचाहट और कुछ शक्तिशाली आर्थिक हित क्लाइमेट एक्शन को धीमा कर देते हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिकल हेजिटेशन एंड पावरफुल इकोनॉमी इंटरेस्ट दैट फेवर शॉर्ट टर्म गेन्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेन चेंज इन डेवलपमेंट प्रायोरिटीज इज बीइंग suggested? Option number A, making economic growth the top priority even if it harm the environment. Option number B, encouraging industrial growth to keep up with growing global consumer demand. Option number C, letting technology replace ethical and social consideration altogether. Option number D, focusing on long-term sustainability instead of short-term profit and economic interest. वर्क करके ट्राई करिए। पैसेज के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि डेवलपमेंट प्रायोरिटीज में क्या बदलाव होना चाहिए। तो यहाँ डेवलपमेंट प्रायोरिटीज का जो है वो मतलब ये होता है कि देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस चीज को ज्यादा महत्व देना चाहिए। अगर आप लास्ट देखते हैं टर्म, पैसेज का लास्ट टर्म देखोगे तो उसमें लिखा है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कम्स बिफोर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, यानी हमें सिर्फ आज का फायदा नहीं देखना चाहिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों और एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देखोगे, मेकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ द टॉप प्रायोरिटी इवन इट हार्म द एनवायरमेंट को नुकसान हो जाए तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे जरूरी है। ये पैसेज से बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है। बी को देखोगे तो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने की बात कर रहा है, ऐसा पैसेज में भी नहीं लिखा था। सी को देखेंगे तो कहता है लेटिंग टेक्नोलॉजी, मींस कहता है कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, लेकिन पैसेज कहता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अगर ऑप्शन नंबर डी देखोगे तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को छोड़कर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। यही हमारे पैसेज का मेन मैसेज है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, why can't technology alone solve climate change? Option number A, technology has no role in reducing emission. Option number B, technology always increase carbon emission.
Option number C, it reflects moral commitment, fair policies and priority shift. Option number D, innovation and sustainability cannot coexist. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्लाइमेट चेंज को सिर्फ टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं रोका जा सकता। पैसेज में लास्ट पैराग्राफ में लिखा था वी कैन नॉट रिले ऑन द टेक्नोलॉजी, ओनली ऑन टेक्नोलॉजी। ऐसा क्यों था? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन सिर्फ मशीन या टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए जरूरी है कि मोरल कमिटमेंट, फेयर पॉलिसी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रायोरिटी चेंज। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि टेक्नोलॉजी का कोई रोल ही नहीं है। पैसेज में ऐसा नहीं कहता, इसलिए टेक्नोलॉजी का रोल है लेकिन अकेला, मतलब कि अकेले काफी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। बी को देखोगे टेक्नोलॉजी ऑलवेज इंक्रीज कार्बन एमिशन, हमेशा पोल्यूशन बढ़ाती है। पैसेज में ऐसा भी नहीं कहा गया। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी देखोगे तो लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मोरल कमिटमेंट, फेयर पॉलिसीज एंड प्रायोरिटी शिफ्ट भी जरूरी है। ये पैसेज का मेन आइडिया है। ऑप्शन नंबर सी तो गलत सही है। और डी में सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन साथ में नहीं चल सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, आज के हमारे SSC-MTS 2026 5th फरवरी शिफ्ट थर्ड के इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन सेक्शन के सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है डिटेल में मैंने समझा दिया है, कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि हर क्वेश्चन का कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स SSC-MTS GD CHSL CGL किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मेरा वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक द प्रेफरेंस जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी PYQ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट और एग्जाम अपडेट भी आपको पहले से मिलती रहे। मैंने इस वीडियो के पहले ही 4 फरवरी 2026 शिफ्ट थर्ड का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन सेट का PYQ अपलोड कर दिया है। चैनल पर जाके उसको भी जरूर चेक करिएगा। Thank you so much. Keep learning, keep practicing, stay consistent, and I will see you in the next video. Till then, take care. All the best for your exam. Bye bye.